Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to my channel. Here we are studying chapter 1 from History of class 10th, that is the rise of nationalism in Europe. और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। मुझे पता है ये चैप्टर बहुत लेंदी हो गया है, मैंने इसके बहुत सारे पार्ट्स ऑलरेडी बनाए हैं, मगर ये आखिरी पार्ट है। आप इसको ध्यान से देखिएगा और अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो उनको भी देख लीजिएगा। तो अभी तक हमने क्या बात की थी प्रीवियस वीडियो में, हमने पढ़ा था यूनिफिकेशन के बारे में। किसके यूनिफिकेशन के बारे में? जर्मनी के, इटली के और ब्रिटेन के। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। अब ये विजुअलाइजिंग द नेशन को कैसे विजुअलाइज किया जाए, नेशन को कैसे देखा जाए, ये बताया जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है कि ये बहुत आसान है कि एक रूलर को या एक एम्पायर को पोर्ट्रेट करना, उसकी फिगर बनाना, उसका स्टैचू बनाना, ये बहुत इजी है। मगर जब बात आती है नेशन की, तो नेशन को कैसे एक फेस दिया जा सकता है, नेशन की कैसे फिगर बनाई जा सकती है, नेशन का कैसे स्टैचू बनाया जा सकता है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। जो आर्टिस्ट थे ना यूरोप के 18th और 19th सेंचुरी में, वो उन्होंने एक तरीका निकाला नेशन को पर्सोनिफाई करने का। और उन्होंने इसमें क्या किया, नेशन को ये फीमेल फिगर्स से पोर्ट्रेट करने लगे। ठीक है, इनको फीमेल फिगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने लगे। जैसे हमारे यहाँ हम अपनी इंडिया को कैसे भारत माता बोलते हैं ना, फीमेल फिगर की तरह अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही यूरोप में ये चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई थी 18th और 19th सेंचुरी में। अब ये जो फीमेल फिगर थी ना, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये बस हमारी इमेजिनेशन होती थी, हमारा अब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता था जिसको हम एक फेस दे देते थे। इसी को कहा जाता था एलेगोरी। एलेगोरी क्या होता है? एलेगोरी मतलब जब हम अपने अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक फेस दे देते हैं, उसी को एलेगोरी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम जो ये वर्ड्स थे ना, लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक, इनको कैसे शो किया जाता था? देखो लिबर्टी को हम कैसे शो करते हैं, जब आपको ब्रोकन चेन्स दिखें कि सारी चेन टूटी हुई पड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? फ्रीडम, लिबर्टी। उसी तरह आपने देखा होगा कोर्ट्स में या फिल्म वगैरह में देखा होगा कि जब भी कोई अदालत वाला सीन आता है तो क्या होती है, एक फीमेल होती है, आँख पे पट्टी बांध के, हाथ में तराजू ली रहती है ना, तो उससे क्या हमारा शो होता है? जस्टिस शो होता है। ठीक है, तो जस्टिस, लिबर्टी, इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए हम किनका यूज़ करते थे? फीमेल फिगर्स का। और ये फीमेल फिगर्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन होती थी। ठीक है, तो फ्रांस में जो फीमेल फिगर यूज़ होती थी उनको हम बोलते थे मैरन। जैसे हमारे यहाँ भारत माता, वैसे ही फ्रांस में मैरन। ठीक है, और इन मैरिन की जो है, इनका जो स्टैचू बनाया गया, ठीक है, स्टैचू बना के इनको पब्लिक स्क्वायर्स पे, पब्लिक प्लेसेस पे रखा गया। क्यों रखा गया? ताकि लोगों को एक नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी लोगों को दिखे, लोगों को समझ में आए कि अच्छा ये हमारे नेशन का सिंबल है, और ये इनसे हमें क्या मिलती है? एक यूनिटी वाली भावना सामने आती थी। मैरिन का जो इमेज था वो कॉइन्स पे, स्टैम्प्स पे भी लगाया जाने लगा, मार्क किया जाने लगा। उसी तरह जर्मनी में जर्मेनिया एक एलोगरी बनी नेशन की। ठीक है, कौन बनी? जर्मेनिया। फ्रांस में मैरिन, जर्मनी में जर्मेनिया, इंडिया में भारत माता की जय। ठीक है, तो अब देखो जर्मनी में क्या किया जाने लगा, जर्मेनिया को क्या किया जाए। और जर्मेनिया कैसी थी? ये ओक लीव्स का, ओक जो ट्री होता है उसकी लीव्स से बना हुआ क्राउन पहनती थी। और ये जो क्राउन था, ये जो जर्मन ओक ट्री होता है ना, ये ओक ट्री किसको दिखाता था? हीरोइज्म को। ठीक है, हीरोइज्म को दिखाने के लिए ओक लीव्स से बने क्राउन का यूज़ होता था। ठीक है, यहाँ पे देखो एलोगरी के बारे में बताया भी गया है कि व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, for instance greed, envy, freedom, liberty is expressed through a person or a thing, उसको क्या कहा जाता है? उसको एलोगरी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ सिंबल्स बताए गए हैं, उनका मीनिंग बताया गया है। इनमें से आपके ऑप्शनल में या 1 मार्क के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं इनसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनको भी एक बार पढ़ लो। देखो जैसे यहाँ पे ब्रोकन चेन मतलब बीइंग फ्रीड,
फ्रीडम को दिखाती कौन, ब्रोकन चेन्स दिखाती हैं फ्रीडम को। और ब्रेस्ट प्लेट फॉर विद ईगल, जब आप लड़ाई करने जाते हो तो वो सीने पे वो प्लेट पहनते हो ना, तो उसी को ब्रेस्ट प्लेट कहा गया है। और उस पर क्या बना हो, ईगल का साइन बना हो, तो ये क्या दिखाता है, हमारी स्ट्रेंथ दिखाता है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, अभी बात की थी ना, जर्मेनिया पहनती थी, वो क्या दिखाता था, हीरोइज्म दिखाता था। स्वॉर्ड, तलवार निकालना, जब आप तलवार निकाल के ऐसे खड़े हो जाते हो उसको क्या कहा जाता है, रेडी टू फाइट, कि आप रेडी हो क्या करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। ऑलिव ब्रांच अराउंड अ स्वॉर्ड, एक तलवार के चारों तरफ अगर ऑलिव की ब्रांच ऐसे लिपटी हुई हो, दिखाई जा रही हो, तो उसका क्या मतलब है, विलिंगनेस टू मेक पीस, कि अब आप शांति चाहते हो, ठीक है। और ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर, ये क्या है, ये आपको पता है कि फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैन्ड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स, ठीक है। इनको का ये जो हमारा ट्राइकलर था उसकी बात की गई थी। रेज ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूरज की किरणें, ये क्या दिखाती थी कि अब नया एरा शुरू होने वाला है, नया टाइम, नया पीरियड शुरू होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी हमारी थोड़ी सी जो ये चीज़ें थी, जिनको ये कुछ सिंबल्स थे और उनकी मीनिंग थी यहाँ पे, इनको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ये चीज़ हमारी ख़त्म हुई, हमारा विजुलाइजिंग द नेशन वाला पार्ट ख़त्म हुआ। अब आता है नेशनलिज्म एंड एम्पायरलिज्म। नेशनलिज्म तो समझ में आता है, अब एम्पायरलिज्म ये नया वर्ड होगा आपके लिए। ये क्या है, देखो एम्पायरलिज्म वो होता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अपना डोमिनेशन दिखाती है, दूसरी कंट्री को डोमिनेट करती है, तब वो कहलाता है एम्पायरलिज्म। जैसे हमारे यहाँ हमारी कंट्री को, इंडिया को ब्रिटेन ने क्या किया था, डोमिनेट किया था, ब्रिटिशर्स हमको डोमिनेट करते थे ना, तो उसको कहा जाता था एम्पायरलिज्म, कि कोई वीक कंट्री है उस पर हम क्या कर रहे हैं, अपना डोमिनेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वार्टर जो 19वीं सेंचुरी का था, मतलब लास्ट क्वार्टर मतलब 1875 से लेके 1900 तक, ये जो 19वीं सेंचुरी का जो लास्ट क्वार्टर था ना, इसमें क्या था, नेशनलिज्म का जो एक आइडियलिस्टिक मीनिंग थी ना, वो ख़त्म हो गई थी। अब नेशनलिज्म को हर कोई अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता था, ठीक है। कंजर्वेटिव्स कभी इसको यूज़ कर लेते थे अपने फ़ायदे के लिए, कभी राजा यूज़ कर लेते थे अपने फ़ायदे के लिए। राजा अपने क्या हुआ था, आपने देखा था ना, जब यूनिफिकेशन हो रहा था जर्मनी का, ब्रिटेन का और इटली का, तो राजा लोगों ने कंजर्वेटिव ये नेशनलिज्म की फीलिंग को क्या किया था, यूज़ किया था, ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके। तो अब नेशनलिज्म की फीलिंग, वो आइडियल फीलिंग अब नेशनलिज्म की नहीं रह गई। अब नेशनलिज्म को लोगों द्वारा यूज़ किया जाने लगा अपने फ़ायदे के लिए। अब इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, इसका रिज़ल्ट सबसे जो सीरियस रिज़ल्ट देखने को मिला वो कहाँ पे मिला, बाल्कन रीजन में। बाल्कन रीजन था द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। जो बाल्कन्स एरिया था ना, वो नेशनलिस्ट टेंशन का एक सोर्स हो गया। मतलब अब नेशनलिज्म थोड़ी, अब अच्छी चीज़ें नेशनलिज्म की आपने तो देख ली, अब थोड़ी बुराई देखो कि अब नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे बुराई की तरफ हमें ले जाती है। तो वहाँ पे जो बाल्कन्स रीजन था ना, उनमें कौन कौन, बाल्कन रीजन में पहले आते कौन कौन थे, ये देखो। ये बाल्कन रीजन जियोग्राफिकली और एथनिकली ये वेरी था, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशंस थी, जियोग्राफिकली भी और एथनिकली भी, ठीक है। मतलब लैंड्स, जियोग्राफिकल एरियाज देखा जाए तो वहाँ पे भी वेरिएशन था, और यहाँ पे बहुत सारी जाति, बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी रहते थे, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलगाव था, वेरिएशन था। और उनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती थी उस समय, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, मतलब ये जितनी भी कंट्रीज़ लिखी हैं ये उसके अंडर में आती थी। किसके अंडर में, बाल्कन रीजन के अंदर में। और इन कंट्रीज़ को क्या बोला जाता था, इन स्टेट्स को स्लाव्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था, स्लाव्स। जैसे हमारी इंडिया कंट्री है और हमारे जो ये हमारा यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, इनको क्या बोलते हैं, स्टेट्स बोलते हैं। उसी तरह बाल्कन एक पूरा रीजन था और उसके अंडर में ये रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया थे, ये सब स्लेव्स थे। क्या थे, स्लेव्स, ठीक है। अब देखो, अब जो ये बाल्कन रीजन था किसके कंट्रोल में आता था, ऑटोमन एम्पायर के।
अब जब बाल्कन रीजन में भी थोड़ा सा नेशनलिज्म वाली भावना फैली, तो ये लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम ऑटोमन एम्पायर के अंडर में नहीं रहेंगे, हमें आज़ादी चाहिए ऑटोमन एम्पायर से। अब भले ही ऑटोमन एम्पायर ने बहुत कोशिश की कि वो क्या करे, सारे लोगों को इकट्ठा करके रख पाए, लेकिन जो उस समय जितनी भी ये सारी कंट्रीज़ थी ना, सब एक एक करके अब ऑटोमन एम्पायर से अलग होने की कोशिश करने लगी थी। देखो यहाँ पे लिखा है, वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट्स नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। धीरे धीरे सब अलग होना शुरू हो गई थी, ठीक है। अब बाल्कन्स लोगों को लगता था कि वो क्या थी, पहले तो फ्री थी, फिर उसको ऑटोमन एम्पायर ने अपने अंडर में ले लिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब हमें फिर से क्या होना है, हमें अपनी जो लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस है, हमको वो वापस चाहिए। अब इसके लिए बाल्कन्स रीजन के जो स्लैव्स थे, जो वहाँ की स्टेट्स थी, वो क्या करने लगी, स्ट्रगल करने लगी, ठीक है। एज द डिफरेंट स्लाविक nationalists struggle to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. अब वो जो एरिया था ना, वो एकदम इंटेंस कन्फ्लिक्ट वाला एरिया हो गया, मतलब वहाँ पे लगातार कन्फ्लिक्ट्स, लगातार संघर्ष होते ही रहते थे, लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थी। और बाल्कन जो स्टेट्स थे ना, जो स्लैब्स थे ना, वो आपस में हमेशा क्या रहते थे, एक दूसरे से जलते रहते थे। वो क्या सोचते थे कि हमारे हर कोई सोचता था कि हमारी टेरिटरी तो है जो ज़्यादा फैले, हमारा एरिया थोड़ा एक्सपेंस हो, सब अपने अपने एरिया को बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। सब अलग अलग होकर अपने एरिया को बढ़ाना चाहते थे। जैसे हमारे यहाँ ऐसे समझो कि हमारे यहाँ इंडिया है, हमारे यहाँ डिफरेंट स्टेट्स हैं, सब अलग हो जाए, सब कहें कि अब हम इंडिया, हम किसी को नहीं मानते, अब हम अपने आप को क्या करेंगे, इंडिया से अलग करेंगे। तो अब सब आपस में लड़ाई करने लगे और एक दूसरे के स्टेट्स को अपना एरिया क्या करने लगे, बढ़ाने लगे। तो वही हो रहा था कहाँ पे, बाल्कन रीजन में, कि जो भी वहाँ पे स्लैब्स थे ना, सब अपना सब एक दूसरे से अलग हो रहे थे और अपना एरिया बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और उस समय ये इंटरनल इन लोग का कॉन्फ्लिक्ट था, चल रहा था, आपस में ही ये लोग लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, मर रहे थे। और इसका फ़ायदा कौन उठाने की कोशिश कर रही थी, जो हमारी मेजर्स पावर थी ना उस समय, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये लोग भी सोच रहे थे कि जो बाल्कन रीजन है हमारे अंडर में आ जाता तो हमको बड़ा फ़ायदा होता। ये लोग भी इस बाल्कन रीजन को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। और इन्हीं सब की वजह से क्या हुआ, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। This led to a series of wars in the region and finally the first world war, ठीक है। आपस में पहले भिड़े, फिर ये लोग भी बाल्कन रीजन में जाके लड़ाइयाँ हुई और इनसे फाइनली क्या हुआ, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद अब देखो, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी ना, ये कहाँ हो गई, ये यूरोप को कहाँ की तरफ ले गई, जो डिज़ास्टर ऑफ 1914, यानी कि 1914 में क्या हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी हमारी, ठीक है। सोचो कि नेशनलिज्म की फीलिंग जो कि इतनी अच्छी थी, अभी तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, सिर्फ इसकी अच्छाइयों के बारे में पढ़ा था, अब ये कहाँ पे आ गई थी, बुराइयाँ अब इसकी दिख रही थी, ठीक है। But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. मगर उस समय जो आप ये जो 1914 का जो वर्ल्ड वॉर है, ये तो हो ही रहा था, उस समय क्या हुआ था कि जितनी भी वर्ल्ड की कंट्री थी जिन पे यूरोपियन पावर्स ने अपना डोमिनेशन जमा के रखा था, वो सारी कंट्रीज़ धीरे धीरे क्या करने लगी, अपोज करने लगी यूरोपियन पावर्स को। उसमें से हम भी एक थे ना, हम लोगों ने भी, इंडिया ने भी अपोज करना शुरू किया था यूरोपियन पावर्स को, है ना। और फाइनली हमको 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, तो वही सारी चीज़ें अब होना शुरू हो गई थी, ठीक है। और एंटी इम्पेरियल मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, मतलब एंटी इम्पेरियल मूवमेंट मतलब कि हम अब इम्पेरियलिज्म को नहीं मानेंगे, हम दूसरी कंट्री को अपनी कंट्री के ऊपर शासन करने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, बहुत लड़ाइयाँ हुई और फाइनली जो नेशन स्टेट है ना, वो क्या हुआ, एक्सेप्ट कर लिया गया नेचुरली और यूनिवर्सली। आज क्या है, देख रहे हो ना, जितनी भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं हमारे वर्ल्ड की, वो क्या है, नेशन स्टेट्स हैं, है ना। तो ये सारा था, ये सारा इस चैप्टर में था। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।